वेलकम एवरीबॉडी। रसायन विज्ञान के अंदर नामकरण की प्रक्रिया के अंदर इससे पहले हमने आयनिक यौगिकों के सूत्र और उनके नामकरण की कुछ एग्जाम्पल और प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उप सह संयोजक यौगिकों के नामकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह टॉपिक आपके बैचलर क्लास बीएससी के अंदर भी और बीएससी बीएड के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका नोमेनक्लेचर अलग से पूछा जाता है। हम प्रारंभ कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण। सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक किसको कहा जाता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहा जाता है। तो उपसह संयोजक यौगिक या इसी के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है संकुल यौगिक। इसी को हम कहते हैं संकुल यौगिक। हिंदी के अंदर संकुल यौगिक और उपसह संयोजक यौगिक कहा जाता है। इंग्लिश में उपसह संयोजक यौगिकों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगर संकुल यौगिकों की बात करें तो इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स या उपसह संयोजक यौगिक, यहां पर हम ज्यादातर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या जो वास्तविक संकुल यौगिक है उन्हीं की चर्चा करेंगे। सभी उपसह संयोजक यौगिकों को स्थायी मानते हुए उनके नामकरण वगैरह की प्रक्रिया यहां प्रदर्शित करेंगे। उपसह संयोजक यौगिक का अर्थ है ऐसे यौगिक जिनमें एक धातु धनायन या केंद्रीय परमाणु लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के उपसह संयोजक बंध द्वारा कम से कम एक संकुल आयन का निर्माण करके यौगिक में या यौगिक का निर्माण करता है, उसी को हम उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। या फिर हम इनको संकुल यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन यौगिकों के जलीय विलयन में कम से कम एक ऐसा आयन निर्मित होता है जो जल में पूर्ण आयनीकृत नहीं होता या जिनका आयनीकरण नहीं होता है। ऐसे आयनों को हम संकुल आयन कहते हैं और संकुल आयन युक्त यौगिकों के लिए शब्द उपसह संयोजक यौगिक काम में लिया गया है। तो उपसह संयोजक यौगिक में सामान्य प्रक्रिया यह रहेगी कि इनमें एक केंद्रीय परमाणु होगा और यह केंद्रीय परमाणु उपसह संयोजक बंध द्वारा लिगेंड से जुड़ता है। एल जो यहां पर हम प्रयुक्त करेंगे इसको कहा जाता है लिगेंड। और लिगेंड हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म कम से कम देने वाले यौगिकों को या परमाणुओं के समूह को लिगेंड कहते हैं। जबकि एम जो प्रदर्शित किया गया है इसे हम केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अधिकतर यह यौगिक डी खंड के संक्रमण तत्वों के द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए केंद्रीय धातु के रूप में परमाणु प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु भी कहते हैं या सेंट्रल एटम कहा जाता है। सेंट्रल एटम यहां पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म जो लिगेंड प्रदान करता है उस इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्राही का काम करता है या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। और ऐसी स्थिति में धातु और लिगेंड के इस समूह को जिस पर कोई निश्चित प्लस या माइनस आवेश होता है इसी को हम नाम देते हैं संकुल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन जब भी लिया जाए जलीय विलयन के अंदर या विलायक के अंदर, ध्रुवीय विलायक के अंदर इसका आयनीकरण नहीं होता है, आयनीकरण नहीं होता। तो सिंपल सी है कि ऐसे अकार्बनिक यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर उपसह संयोजक बंध द्वारा कम से कम एक संकुल आयन का निर्माण करता है, ऐसे यौगिकों को हम उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। चूंकि इन यौगिकों में संकुल आयन उपस्थित है इसलिए इन यौगिकों को हम संकुल आयन के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं। और इन संकुल आयनों की प्रकृति को अगर समझें तो संकुल आयन विलायक के अंदर घोलने के बाद आयनीकृत नहीं होते हैं, केवल इसके साथ का प्रति आयन है उससे ये पृथक हो जाएगा, लेकिन स्वयं अगर आवेशित है तो यह अपने लिगेंड और धातु धनायन में कभी भी वियोजित नहीं होता है। हम यहाँ पर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, संकुल यौगिकों की बात कर रहे हैं जो कि वास्तविक हैं। अगर चंचल उपसय संयोजक यौगिक लिए जाएं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए जाएं तो उनमें हमेशा लिगेंड और जो धातु धनायन है ये अपनी स्थिति परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, चंचल यौगिकों की बात नहीं कर रहे हैं या लेबाइल कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उपसय संयोजक बंध से निर्मित है, इसलिए उपसय संयोजक यौगिक कहा जाता है। संकुल आयन इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको हम संकुल आयन युक्त यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल प्रदर्शित किए जाएं तो हम इस तरीके से दर्शाते हैं। सरलतम एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं K4FeCN6। इसमें Fe जो आयरन दिया गया है सेंट्रल मेटल एटम का काम करता है और यहाँ पर जो CN6 दे रखे हैं ये लिगेंड का काम करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम पर यहाँ पर निश्चित 2+ आवेश है और Cn पर यहाँ पर माइनस आवेश है। तो यहाँ पर 6 लिगेंड मिलकर के एक धातु धनायन के साथ 6 सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इसमें बैक बॉन्डिंग द्वारा जो पाई बंध बन रहा है उसको हम यहाँ प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल इस तरह के सिग्मा बंधों को प्रदर्शित किया जाता है। वापस ध्यान रखना, इस बंध के द्वारा धातु धनायन के आवेश और लिगेंड के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस संकुल आयन को यदि जल में विलय किया जाता है तो यह 4 पोटेशियम आयनों जलयोजित आयनों के रूप में पृथक होगा और एक संकुल आयन FeCN6 जिस पर 4- का चार्ज है इस संकुल आयन का निर्माण करेगा। और चूंकि इसमें संकुल आयन है इसलिए इन्हें हम संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी नाम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इन संकुल यौगिकों में अगर इनके जलीय विलयनों का परीक्षण किया जाता है तो न तो ये आयरन का परीक्षण देते हैं न ही ये साइनाइड का परीक्षण देते हैं, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो उपसय संयोजक बंध है यह बंध कक्षकों के अतिव्यापन से निर्मित है। ऐसी स्थिति में इसका जलीय विलयन के अंदर आयनीकरण नहीं हो पाता है और इसीलिए संकुल आयन के रूप में पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं। अब इन संकुल आयनों के अंदर अगर हम बात करें तो इनको हम 2 तरीके से वर्गीकृत करते हैं। तो जितने भी संकुल आयन या मैं संकुल यौगिक की बात करता हूं, संकुल यौगिक इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं इनके प्रकार के आधार पर। संकुल यौगिकों में एक तो आवेश के आधार पर, और आवेश किसका लेना है? संकुल आयन का। तो ऐसे उपसय संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक जिनमें संकुल आयन पर धनावेश हो सकता है तो उसको हम धनावेशित संकुल आयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिखा जाए AgNH3 होल ट्वाइस और ब्रैकेट बंद संकुल आयन है, बड़े कोष्टक में लिख के प्रदर्शित किया जाता है। और इसके ऊपर अगर देखें तो +1 आवेश है, इसलिए इसको धनावेशित संकुल आयन कहा जाता है। सेकंड में हम बात करते हैं यदि संकुल आयन पर ऋणावेश है तो उसे हम ऋणावेशित संकुल आयन नाम देते हैं। संकुल आयन ऋणावेशित है तो उसको ऋणावेशित संकुल आयन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर लिया था, इसकी जगह मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यदि Ag के साथ में 2 CN लिगेंड ले लिए जाए तो यह संकुल नेगेटिव चार्ज्ड होगा और इसलिए इसको हम नेगेटिव चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या ऋण आवेशित संकुल यौगिक कहते हैं। तो संकुल यौगिक जिनके आयनीकरण द्वारा प्राप्त होने वाला जो संकुल आयन है वो ऋणावेशित है तो उसको हम ऋणावेशित संकुल यौगिक कहते हैं। इसी तरीके से तीसरी स्थिति आ सकती है उदासीन या निरावेशित कह सकते हैं। तो उदासीन संकुल को हम उदासीन संकुल यौगिक के नाम से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके संकुल भाग के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। और सामान्यतः धातु कार्बोनिल जितने भी हैं उनमें संकुल पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, या फिर से केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए जो लिगेंड हैं उन लिगेंडों के द्वारा इसके आवेश का उदासीनीकरण हो गया है, तब भी उनमें संकुल आयन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा। और संकुल आयन में जो लिगेंड 2 प्रकार के हैं ये इसके साथ में इसकी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट कर देते हैं, इसलिए संकुल पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है और इसीलिए इनको हम नाम देते हैं उदासीन संकुल यौगिक
और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में ये सिंगल आयन के रूप में और डबल के रूप में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको सामान्य एक ही रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। अब चौथी स्थिति ये भी बन सकती है कि एक ही संकुल आयन के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल हो सकते हैं, तो हम इसको लास्ट प्रकार के अंदर वर्गीकृत करते हैं, जिसमें दोनों अर्थात धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है और दोनों ही उपसह संयोजक प्रकृति के होते हैं। उनको हम यहाँ पर संकुल यौगिकों में द्विक संकुल यौगिक नाम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही उपस्थित होते हैं। और इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो सिंपल है, CrNH3 होल 6 ब्रैकेट बंद, इसके ऊपर आवेश है 3+ का, और इसके साथ में ले रहा हूं COCN होल 6, और ये दोनों में सेकंड पार्ट है, इसमें COCN होल 6 के ऊपर 3- का आवेश है, पहले वाले संकुल आयन पर 3+ का आवेश है। इसका यदि आयनीकरण किया जाता है तो धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में इस संकुल यौगिक में किसी भी आयन का परीक्षण करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें प्रति आयन तो है, लेकिन वह दोनों ही प्रति आयन और सामान्य आयन संकुल स्थिति के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला वर्गीकरण हमने लिया संकुल यौगिकों के अंदर ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन या मिश्रित प्रकृति के, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। सेकंड में हम बात कर रहे हैं लिगेंड के प्रकार के आधार पर। तो सेकंड प्रकार के संकुल यौगिकों को हम लिगेंड के प्रकार के आधार पर यदि विभाजित किया जाए तो ये 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं। पहले वाले को कहा जाता है होमोलेप्टिक संकुल यौगिक, और दूसरे होते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक। मैं इसका नाम ऊपर लिख रहा हूं, हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक का मतलब क्या है? होमोलेप्टिक ऐसे संकुल आयन जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं उनको होमोलेप्टिक, और एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं तो उनको हम हेटेरोलेप्टिक कहते हैं। जैसे यदि उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया जाए, पहला वाला संकुल आयन जिसमें दोनों लिगेंड एक जैसे हैं, सेकंड एग्जांपल में दोनों लिगेंड एक जैसे हैं, थर्ड वाले में चारों लिगेंड एक जैसे हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में 1, 2, 3 ये तीनों एग्जाम्पल होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हैं। तो ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें सभी लिगेंड एक ही प्रकार के होते हैं उन्हीं को हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं या संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो दिया गया है, इसमें प्रति आयन चाहे कैसा भी हो, लेकिन संकुल आयन के अंदर सभी के सभी लिगेंड अर्थात 6 लिगेंड एक ही प्रकार के हैं, इसलिए इसको होमोलेप्टिक कहा जाता है। इसी तरीके से हेटेरोलेप्टिक का अर्थ सिंपल सा है, ऐसे संकुल आयन जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो उसको हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या आयन कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर प्लेटिनम और उसके साथ में दिए गए इस संकुल में 2 क्लोरीन और 2 अमोनियम लिगेंड है, और ऐसी स्थिति में NH3 और Cl 2 भिन्न भिन्न लिगेंड होने के कारण इस संकुल यौगिक को हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सिंपल है, होमोलेप्टिक अर्थात एक ही प्रकार के लिगेंड से निर्मित होने वाले संकुल आयन युक्त उपसंयोजक यौगिक। हेटेरोलेप्टिक का मतलब है 2 या 2 से अधिक विभिन्न या भिन्न प्रकार के लिगेंडों से निर्मित संकुल आयन युक्त संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिकों को हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। वर्गीकरण के अंदर इनकी जरूरत पड़ेगी कि संकुल पर आयन कैस कौन सा है और उस आयन के आधार पर नामकरण में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इनका सामान्य वर्गीकरण लिया है। नेक्स्ट में यदि हम बात करते हैं वर्गीकरण और उनकी परिभाषा के बाद में एक जो इनका नामकरण की प्रक्रिया चलती है, उसमें सर्वप्रथम इस संकुल आयन में कौन कौन से भाग हैं, उनके लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है वो महत्वपूर्ण है, तो वो भी मैं इसके साथ में ले रहा हूं। तो सिंपल हम स्टार्ट कर रहे हैं। उपसहसंयोजक यौगिक जो दिया गया है, यौगिक के भाग कौन कौन से हैं, उनका नामकरण कैसे कैसे किया जाता है,
मैं एक ही एग्जाम्पल से प्रदर्शित कर रहा हूँ और ये है K4 बड़े कोष्टक के अंदर लिखे जाएगा Fe सेंट्रल एटम। उसके बाद चूंकि लिगेंड जो दिया जा रहा है 2 परमाणुओं से मिलकर बना, इसलिए इसको छोटे कोष्टक के अंदर रख के प्रदर्शित करते हैं और उसकी संख्या को यहाँ पर नीचे अंकों से दर्शाते हैं। संकुल आयन कंप्लीट हो जाए तो इसको बड़े ब्रैकेट से वापस बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस संकुल यौगिक के अंदर 2 भाग हैं। पहला पार्ट जो कि K+ के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है, धनावेशित है और ये संकुल आयन से बाहर का आयन है, इसलिए इसको हम प्रति आयन कहते हैं। और प्रति आयन का काम केवल क्या है कि यह संकुल आयन के आवेश को उदासीन करने का काम करता है। इसे हम प्रति आयन या स्पेक्टेटर आयन कहते हैं, जो कि विलयन में मुक्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं, जबकि संकुल के अंदर ये इसके साथ आवेश को उदासीन करते हैं। सेकंड जो बड़े कोष्टक के अंदर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें धातु और उपसर्ज या लिगेंड उपस्थित है जो उपसर्ज संयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं, तो इस पूरी बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी गई इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उपसह संयोजक स्फीयर या सत्ता के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो उपसह संयोजक सत्ता और ये हो जाएगा आयनिक सत्ता, और आयनिक सत्ता को ही हम यहाँ पर प्रति आयन के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसके 2 भाग हो गए, आयनिक सत्ता और दूसरा हो जाएगा उपसह संयोजक सत्ता या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसको कहा जाता है आयनिक स्फीयर। और इसमें जलीय विलयन में उपसह संयोजक सत्ता या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये कभी आयनीकृत नहीं होगा, केवल ये प्रति आयन ही विलयन में पृथक होकर के जल योजित अवस्था में पाए जाते हैं। अब इस उपसह संयोजक यौगिक के अंदर कम से कम 2 भाग होंगे। पहला भाग जो सेंट्रल एटम का काम करता है, जिसको हमने M से और यहाँ पर मैंने Fe से प्रदर्शित किया है, इसको हम नाम देते हैं केंद्रीय परमाणु। और केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रही का काम करता है। सेकंड जो यहाँ पर दिया गया है Cn- या उससे पहले हमने लिगेंड लिखा था, तो यह यहाँ पर लिगेंड के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। और लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम करते हैं। और लिगेंड में यदि इलेक्ट्रॉन युग्म देने के 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले लिगेंड हैं, तो उनको तो हम नाम देते हैं मोनोडेंटेट या एकल दंतुक लिगेंड। और जैसे जैसे इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन लिगेंड एक ही होना चाहिए, अणु एक ही होना चाहिए, तो एक ही अणु या लिगेंड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसह संयोजक बंध बनाने की संभावना होती है, तो ऐसे लिगेंडों को हम द्विदंतुक, ऐसे ही त्रिदंतुक और चतुष्दंतुक और इसी तरीके से नामकरण किया जाता है। षटदंतुक भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लिगेंड फिर उपसह संयोजक बंध की संख्या कितनी है, केंद्रीय धातु परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, उसके आधार पर मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट या हेक्साडेंटेट, इस तरीके से इनको हम वर्गीकृत करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें उपसह संयोजक बंध की जरूरत नहीं है। इसके बाद में तीसरी चीज आ रही है, जो भी लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या करते हैं, उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। और उपसह संयोजक बंध की जो संख्या है, एक केंद्रीय धातु परमाणु जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है, यहाँ लिगेंडों की संख्या नहीं है, ये उपसह संयोजक बंध की संख्या की बात कर रहे हैं। तो उपसह संयोजक बंध की संख्या को हम एक विशेष नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कहा जाता है समन्वय संख्या, या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में हम CN के रूप में प्रदर्शित करते हैं। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो किसी भी संकुल आयन में केंद्रीय परमाणु लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर जितने सिग्मा बंध निर्मित करता है या जितने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, उनकी कुल संख्या को हम यहाँ पर समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या के रूप में दर्शाते हैं। और यहाँ पर इस उपसह संयोजक संख्या की बात की जाए तो इस संकुल के अंदर उपसह संयोजक संख्या कितनी है, लिगेंड है 6, प्रत्येक लिगेंड यहाँ पर एक एक बंध ही बना रहा है, तो टोटल उपसह संयोजक बंध बनेंगे 6। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में समन्वय संख्या का मान कितना हो जाएगा, 6। तो आपको समन्वय संख्या भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जिसमें प्रति आयन बदल देते हैं। जैसे बात की जाए Cu के साथ में है NH3
4 होल 4 ब्रैकेट बंद और बाहर की ओर है SO4 2 माइनस आयन। ऐसी स्थिति में यदि आप देखें तो यहाँ पर पहला पार्ट जो दिया गया है संकुल आयन के रूप में है, जो कि कैसा है, धन आयन है, और सेकंड पार्ट जो दे रखा है SO4 ये है ऋणायन। तो यहाँ पर ऋणायन प्रत्यायन के रूप में उपस्थित है, पहले एग्जाम्पल में धनायन प्रत्यायन के रूप में था। दूसरे में यहाँ पर संकुल आयन जो दिया गया है इसमें केंद्रीय परमाणु कॉपर है, जिसमें 4 अमोनिया लिगेंड इसके साथ में 4 सिग्मा बंध बनाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स की या संकुल आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी, 4, क्योंकि एक NH3 एक उपसय संयोजक बंध बना रहा है, तो 4 मिलकर के 4 उपसय संयोजक बंध बनाएंगे। ऐसी स्थिति में कॉपर की समन्वय संख्या या इस संकुल की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 समन्वय संख्या युक्त दूसरा एग्जाम्पल दिया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 प्रकार के संकुल दिए गए हैं। पहले में प्रति आयन धनायन है, संकुल आयन किस रूप में, ऋणायन के रूप में, और जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रति जो सामान्य उपसय संयोजक आयन है या संकुल आयन है वो धनायन है, जबकि प्रति आयन के रूप में क्या उपस्थित है, ऋणायन। अब यहाँ तक की सामान्य प्रक्रिया लेते हुए अब मैं इनके नामकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूँ। तो नामकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले सामान्य आयनिक यौगिक, चूंकि हम उपसय संयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं, ये भी अकार्बनिक यौगिक हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे आयनिक यौगिक भी अकार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी नामकरण में प्रारंभिक प्रक्रिया सेम है। तो यहाँ इनके नामकरण के प्रोसेस को शुरू किया जाता है। तो उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण, सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, चूंकि ये अकार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं जो आयनिक भी हो सकते हैं और बिना आवेश के भी अनायनित भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण करते समय यदि धनायन इसमें उपस्थित है तो धनायन का नाम पहले अर्थात लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और ऋणायन जो भी दिया गया है उसका नाम बाद में लेकिन राइट साइड के अंदर लिखा जाता है। तो चूंकि हम बाएं से दाएं लिख रहे हैं तो पहले लिखा जाएगा धनायन का नाम और उसके बाद में लिखा जाता है ऋणायन का नाम। अब इसमें चाहे धनायन प्रति आयन के रूप में है तो भी पहले लिखना है, संकुल आयन के रूप में है तो भी धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा, और प्रति आयन में सामान्य आयन या संकुल आयन दोनों का नाम हमेशा बाद में लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर पहले जो एग्जाम्पल लिया था इसका यदि नाम लिखता हूँ K4FeCN होल 6 और दूसरा एग्जाम्पल लिया था CuNH3 होल 4 SO4। अगर दोनों का नामकरण किया जाए तो इसका धन भाग पोटेशियम है, तो नाम में सबसे पहले पोटेशियम लिखा जाएगा और उसके बाद में ऋण भाग के रूप में क्या दे रखा है, ये संकुल आयन। तो उसके बाद हम संकुल आयन का नामकरण करेंगे, चूंकि यहाँ संकुल आयन ऋणावेशित है तो उसका नाम बाद में, और धनावेशित है प्रति आयन तो उसका नाम हमने लिखा पहले। अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं तो कॉपर और अमोनिया के साथ में जो संकुल बन रहा है ये संकुल आयन धनावेशित है, तो हमें संकुल आयन का नाम पहले लिखना है, और जब संकुल आयन का नाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ऋणायन या प्रति आयन का नाम लिखा जाता है। इनके बीच में डैश नहीं आता लेकिन मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो पहले इसका नाम लिखेंगे और उसके बाद में ऋणायन का। तो यहाँ पे जो भी धनायन है, चाहे संकुल है तो भी पहले नाम लिखना है, प्रति आयन है तो भी नाम पहले लिखना है। तो नाम लिखते समय धनायन का नाम हमेशा पहले सामान्य आयनिक यौगिकों की तरह, और ऋणायन का नाम हमेशा धनायन के नाम के बाद में लिखा जाता है। और प्रति आयन और इस तरह की प्रकृति है, दोनों आयनों के बीच में हम गैप दे सकते हैं, लेकिन जब संकुल आयन का नाम लिखा जाता है तो संकुल आयन के पूरे नाम को एक ही शब्द में लिखा जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता। अगर अंक लिए गए हैं तो उसके मध्य कॉमा का उपयोग करेंगे, और यदि उसमें शब्द आ रहे हैं या कोई प्रतीक आ रहा है तो उसके आगे पीछे डैश का उपयोग किया जाता है। अर्थात अंक और शब्द के बीच, और शब्द के बाद कोई वापस अंक आ रहा है तो उसके बीच में डैश का उपयोग करते हुए एक ही शब्द के रूप में संकुल आयन का नामकरण करते हैं। तो इस तरीके से संकुल आयन के नाम को जो धनावेशित है तब तो पहले लिखना है, और अगर ये ऋणावेशित है तो बाद में लिखना है। तो धनायन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में लिख करके
उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करते हैं। इन यौगिकों के अंदर अगर नामकरण की प्रक्रिया देखें तो मैं यहाँ पर संकुल आयन अगर नामकरण के रूप में लेते हैं तो उनकी प्रकृति क्या है वो लेके चलता हूं। तो सेकंड हम स्टार्ट करते हैं संकुल आयन का नाम। ठीक है, प्रति आयन का नाम किसी भी रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी प्रकृति मैं आपको बाद में बताता हूं। संकुल आयन का नाम हम प्रारंभ करते हैं। तो संकुल आयन का जब भी नामकरण किया जाए हमेशा ध्यान रखना इसमें दो भाग अनिवार्य रूप से होंगे, एक धातु धनायन या केंद्रीय परमाणु होगा और दूसरे होंगे लिगेंड। तो केंद्रीय परमाणु और लिगेंड इन दोनों के यदि नामकरण की बात की जाए तो हमेशा ही लिगेंड का नाम पहले और केंद्रीय आयन का या धातु परमाणु का नाम हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो संकुल आयन के नाम में आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 पहला नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम पहले, लिगेंड का नामकरण पहले किया जाएगा और अंत में हम नाम लिखते हैं केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाता है। तो इस तरीके से सिंपल प्रक्रिया हो जाएगी कि लिगेंड और केंद्रीय परमाणु युक्त जो संकुल आयन है उसका नाम लिखते समय लिगेंड और केंद्रीय परमाणु में से लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और केंद्रीय परमाणु का नाम हमेशा उसके बाद में लिखा जाएगा, लेकिन एक ही शब्द में रखने के लिए उसको एक ही साथ लिखा जाएगा, किसी तरह का कोई गैप या जगह नहीं छोड़ी जाती है। और इनमें अगर आप अंग्रेजी में नाम लिख रहे हैं तो केवल स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब इसमें यदि हम लिगेंड का नाम लिखें तो क्या ध्यान रखना है, तो वो नेक्स्ट प्रक्रिया आपको बताते हैं। नंबर 2 में अगर हम लिख रहे हैं लिगेंड का नाम तो ध्यान रखना है लिगेंड के नामकरण का क्रम क्या होना चाहिए। तो लिगेंड के नामकरण का क्रम यहां पर हम प्रदर्शित करें तो लिगेंड का नामकरण लिगेंड के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किया जाता है। लिगेंड के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात ए से जेड के क्रम में किया जाता है। ठीक है, अभी इसका अर्थ समझना, इसका क्या मीनिंग है। तो क्या मतलब है, एक तो लिगेंड का नाम लिख रहे हैं तो नाम का जो अक्षर है वही नाम के अक्षर का उपयोग आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम निर्धारित करने के लिए करना है। जैसे यदि हमारे पास में 2 लिगेंड दिए गए हैं, एक NH3 है और दूसरा Cl है, तो प्रतीक में C पहले आ रहा है, N बाद में आ रहा है, लेकिन हमें प्रतीक के आधार पर नामकरण नहीं करना है। नामकरण कैसे का क्रम क्या रहेगा, आप इसका नाम लिखें तो लिगेंड L है, Cl है, तो Cl का नाम अगर लिखा जाएगा तो इसका नाम होता है क्लोरिडो, जबकि NH3 लिगेंड का नाम होता है एमेमीन या AMMINE। AMM आना जरूरी है, उसके बिना सही नाम नहीं होगा। तो AMMINE करके हम अमेमीन कहते हैं। तो चूंकि प्रतीक में N और C है, लेकिन आपको प्रतीक के आधार पर क्रम निर्धारित नहीं करना है। ठीक है, तो प्रतीक के आधार पर क्रम निर्धारित नहीं होगा, निर्धारित नहीं होगा। अब कहाँ होगा वो बात बाद में देखते हैं। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है, हम लिगेंड का नामकरण कर रहे हैं, एक ही संकुल में एक से अधिक लिगेंड यदि उपस्थित हैं तो उन लिगेंडों के नामकरण के अंदर हम 2 या अधिक लिगेंड है तो उन लिगेंडों का पहले अंग्रेजी नाम लिखिए। अंग्रेजी नाम लिखने के बाद में उनके प्रथम अक्षर चेक करिए और प्रथम अक्षर के आधार पर उनके अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम निर्धारित होता है। और उसमें यदि हम Cl और NH3 दोनों लेकर अगर नाम लिखें तो आपको एमेमीन का नाम पहले लिखना पड़ेगा और Cl का नाम हमेशा उसके बाद में। अर्थात लिगेंडों का नामकरण लिगेंडों के अंग्रेजी नामों के
पहले अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अंदर किया जाता है। तो NH3 और Cl के अंदर NH3 का नाम एमेमिन है, इसलिए इसके पहले अक्षर A के आधार पर इसका नाम पहले लिखा जाएगा और Cl का नाम बाद में। यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूं तो PtCl2 NH3 होल ट्वाइस संकुल दिया गया है। तो इस संकुल का यदि मैं नाम लिखूं तो शुरुआत कहाँ से होगी, पहले नाम लिखना है NH3 का, तो नाम हो जाएगा यहाँ पर 2 NH3 है तो इसको लिखेंगे डाई एमेमिन, गैप नहीं देना है। 2 क्लोरीन है तो इसको लिखेंगे डाई क्लोरिडो। अब ये नाम कहाँ से आएगा, ये लिगेंडों के नामकरण के अंदर मैं बताऊंगा। उसके बाद में फिर धातु जो नाम दिया गया है तो यहाँ पर Pt का नाम लिखेंगे प्लेटिनम। कहीं पर भी कैपिटल लेटर प्रयुक्त नहीं करना है, स्मॉल लेटर के रूप में नामकरण करते हैं। और फिर लास्ट में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो भी है वो रोमन अंकों में लिखी जाती है। तो यदि किसी भी संकुल में, ऐसे संकुलों को हम हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं, तो हेट्रोलेप्टिक संकुलों में लिगेंडों का नामकरण लिगेंड के अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किया जाता है। लेकिन यदि प्रथम अक्षर समान हो जाए तो फिर हम सेकंड समान हो जाए तो थर्ड लेटर का उपयोग करते हुए क्रम निर्धारित करते हैं। और इसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि जिस तरीके से हम डिक्शनरी के अंदर शब्द ढूंढते हैं उसी तरीके से इनके नाम को क्रम के अंदर व्यवस्थित किया गया है और उसी रूप में आपको क्रम के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रख करके इनका नामकरण करना है, लेकिन कहीं पर भी गैप नहीं देना। यदि लाइन चेंज हो रही है तो जहां से लाइन छूटी है वहां पर डैश और वापस जो शब्द दोबारा लिख रहे हैं उसको वापस डैश से लिखना है। कोशिश तो करनी है एक ही सीध में आ जाए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको दोनों जगह डैश छोड़ते हुए फिर नामकरण कंप्लीट करना है और संकुल आयन का पूरा नाम एक ही शब्द के रूप में लिखा जाएगा, ये अनिवार्य रूप से आपको ध्यान रखना है। और जब लिगेंडों का नामकरण हो जाए उसके बाद में हम अंत में किसका नामकरण करते हैं, धातु धनायनों का नामकरण करते हैं। और लिगेंड किस तरीके से नामकरण किए जाते हैं, धातु का नाम लिखने के क्या नियम है, वो हम नेक्स्ट के अंदर आपको प्रदर्शित करेंगे। एक चीज मैं यहाँ और बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि इन दोनों यौगिकों के अंदर हम यदि लिगेंडों की संख्या का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर आपको संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम निर्धारण में काम में नहीं लेना है। जैसे एमेमिन में डाई लिखा गया है जो संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम इससे निर्धारित नहीं होगा। ऐसे ही क्लोरिडो के अंदर डाई है तो यहाँ संख्यात्मक पूर्व लग्न है, इनका उपयोग कहीं पर भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना है, संख्यात्मक पूर्व लग्न, संख्यात्मक पूर्व लग्न का उपयोग वर्णमाला क्रम निर्धारण में नहीं किया जाता है। वर्णमाला क्रम निर्धारण में नहीं किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कि लिगेंड का नाम तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है, लेकिन उनके संख्यात्मक पूर्व लग्न, जैसे लिगेंडों की संख्या 2 है तो हम डाई ट्राई टेट्रा आदि का उपयोग करते हैं, तो वहां पर आपको डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों के अंदर जो अक्षर आ रहे हैं उनके आधार पर वर्णमाला क्रम निर्धारित नहीं होगा। केवल प्योर लिगेंड के नाम के ऊपर ही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि संख्यात्मक पूर्व लग्नों का उपयोग कहीं पर भी वर्णमाला क्रम निर्धारण में नहीं होगा। केवल धातु नाम ही या लिगेंड का नाम ही है, उसके अक्षर के पहले अक्षर के आधार पर ही इनके क्रम का निर्धारण किया जाता है। एक लास्ट बात और लिखेंगे, इसमें हम संख्यात्मक पूर्व लग्न अगर लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर गैप कहीं पर भी नहीं देना है, एक ही शब्द के रूप में नामकरण किया जाएगा। अब लास्ट में बात बता देता हूं, यदि इसके अंदर हम बात करते हैं प्रति आयन के नामकरण की, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे यहाँ पर लिगेंडों का नामकरण कैसे किया जाता है, क्या प्रक्रिया है। अब मैं बात कर रहा हूं प्रति आयन का नाम कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है, प्रति आयन कहते किसको हैं, पहचान कैसे करें। तो पहली चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी संकुल आयन के अंदर बड़े कोष्ठक के बाहर रखे गए भाग को जो कि बिना बड़े कोष्ठक के प्रदर्शित किया गया है उसी को हम प्रति आयन कहते हैं।
आयनिक स्फीयर कहते हैं। और आयनिक स्फीयर का नाम जब भी हम लिखेंगे तो उस समय हमें वहां पर संख्या का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हम उपसर्ग संयोजक यौगिकों का नामकरण एडिशनल मेथड या योगात्मक विधि के द्वारा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रति आयनों की संख्या का उपयोग नहीं करेंगे। प्रति आयन की संख्या अपने आप ही संकुल पर उपस्थित आवेश के आधार पर निर्धारित हो जाती है, इसलिए प्रति आयन की संख्या का उपयोग नहीं करना है। तो इसमें ध्यान रखना, प्रति आयन के नाम में संख्यात्मक पूर्व लग्न प्रयुक्त नहीं होता है, प्रयुक्त नहीं होता है। अब संख्यात्मक पूर्व लग्न प्रयुक्त नहीं होता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि हम बात करते हैं इस संकुल की K4 है, कोबाल्ट है और यहाँ पर NO2 ब्रैकेट बंद करके संकुल दिया गया। इस संकुल के अंदर यहाँ पर K4 दिया गया है, ये प्रति आयन है या आयनिक स्फीयर है। अगर मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा तो इस K4 के लिए हम नाम लिखेंगे केवल धनायन का नाम, पोटेशियम लिखा जाएगा, न कि टेट्रा पोटेशियम। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रति आयन का नाम लिखें उसके संख्यात को प्रदर्शित नहीं करना है, केवल प्रति आयन का नाम ही प्रयुक्त किया जाता है। और प्रति आयन का नाम जब भी हम लिखें तो ध्यान रखना है सामान्य आयन के रूप में नाम लिखा जाता है, सामान्य आयन के रूप में नाम लिखा जाता है या लिखते हैं। अब सामान्य आयनों के नाम कैसे लिखते हैं उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो रसायन के नामकरण में अंदर बना रखा है, आयनिक यौगिकों का नामकरण। तो उसमें वो प्रक्रिया पहले देख लीजिए कि धनायन और ऋणायन अगर सामान्य आयन के रूप में उपस्थित है तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। सामान्य आयनिक यौगिकों में उनका नाम जिस तरीके से प्रयुक्त होता है उसी नाम को यहाँ पर आपको प्रति आयन के रूप में प्रयुक्त करना है। एक मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको प्रदर्शित करता हूँ जिसमें प्रति आयन है CuNH3 यहाँ पर दिया गया है Cl2। अगर मैं यहाँ पर Cl का नाम, यहाँ पर Cl क्या है? प्रति आयन है। और इस प्रति आयन का यदि मैं नाम लिखूंगा तो नाम मुझे कैसे लिखना है? सामान्य आयन के रूप में नाम लिखना है। और सामान्य आयन में Cl- जैसे हम NaCl में लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ क्लोराइड जो शब्द है एज इट इज यहाँ काम आएगा। लिगेंड में Cl का नाम अलग है और यहाँ प्रति आयन के अंदर जो नाम होगा वो मैं पहले बताता हूँ। तो प्रति आयन के रूप में हम सिंपल नाम लिखेंगे क्लोराइड, ऋणायन है, अनुलग्न आइड के रूप में नामकरण किया जाता है, IDE के रूप में नाम लिखेंगे। जबकि प्रति आयन की यदि बात करें तो ये लिगेंड की बात करें तो लिगेंड के अंदर Cl का नाम कैसे लिखा है? क्लोरिडो के रूप में लिगेंड का नाम लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है लिगेंड में जो भी आयन है उसके नाम का नियम अलग है और प्रति आयन है तो उसमें नाम का नियम अलग है। जैसे क्लोराइड लिखा, यही लिगेंड के रूप में होता तो इसी का नाम हम कैसे लिखते? क्लोरिडो। तो क्या किया यहां पे? लास्ट में OE को हटा करके O लिखें तो हो जाएगा लिगेंड, और अगर नहीं है तो प्रति आयन के रूप में क्लोराइड लिखा जाता है। ऐसे यदि SO4 लिया जाए, सल्फेट प्रति आयन के रूप में, लिगेंड के रूप में लिखें सल्फेटो। ऐसे ही प्रति आयन के रूप में ऑक्जेलेट है तो लिगेंड के रूप में ऑक्जेलेटो लिखा जाता है। प्रति आयन के रूप में हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड के रूप में नाम लिखा जाएगा OH- का, जबकि लिगेंड के रूप में होता तो हाइड्रोक्सीडो के रूप में नामकरण किया जाता है। तो इस तरीके से प्रति आयनों का नामकरण अलग तरीके से और लिगेंडों का नामकरण अलग तरीके से किया जाता है। तो हम वापस इसको ब्रीफिंग करें तो हमारे नामकरण की प्रक्रिया में हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? जो भी संकुल दिया गया है उसमें धनायन का नाम पहले, ऋणायन का नाम बाद में। चाहे धनायन और ऋणायन, प्रति आयन, ये धनायन और ऋणायन, सामान्य आयन या संकुल आयन किसी रूप में भी है, धनायन है पहले नाम लिखा जाएगा, चाहे प्रति आयन के रूप में है या संकुल आयन के रूप में, और उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाएगा,
चाहे ऋणायन प्रत्यायन के रूप में है, चाहे संकुल आयन के रूप में ऋणायन है, तो ऋणायन का नाम बाद में ही लिखा जाता है। दूसरी चीज, प्रति आयन का नाम लिखते समय हम ये नया ध्यान रखेंगे कि प्रति आयन सामान्य आयन के रूप में विलयन में वियोजित होते हैं, इसलिए इनका नामकरण सामान्य आयनों के नामकरण के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्लोरीन है, Cl- लिगेंड है, ये प्रति आयन है तो उसको क्लोराइड लिखेंगे, और यदि लिगेंड के रूप में है तो इसी को क्लोरीडो कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखना। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे क्लोरो शब्द का उपयोग कहीं पर भी यहाँ नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण में हम कहीं पर भी क्लोरो का उपयोग नहीं करेंगे। क्लोरो केवल कहां काम में लिया जाता है? कार्बनिक यौगिकों में। अगर कार्बनिक यौगिक दिया गया हो तो वहां पर Cl प्रतिस्थापी को हम क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं। लेकिन यहां पर अंत में O आ भी रहा है, फिर भी आपको क्लोरो नहीं लिखना है, क्या लिखना है? क्लोरीडो लिखना है। तो इसके नियम हम लिगेंडों के नामकरण में फिर पढ़ेंगे, वहां पर हम इसकी वापस चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से संकुल यौगिकों के नामकरण की ये पहली क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सूत्र कैसे लिखा जाता है ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं थोड़ी प्रक्रिया बता देता हूँ, क्योंकि सूत्र लिखते समय गड़बड़ करते हैं। अब सूत्र कैसे लिखा जाता है, तो उपसंयोजक यौगिक के सूत्र में मैं संकुल आयन का सूत्र कैसे लिखना है वो बता रहा हूं। बाकी प्रति आयन आपको आगे पीछे संकुल आयन के आवेश के आधार पर लिखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यदि धातु धनायन ले लेता हूं और धातु धनायन के बाद में मुझे लिगेंड लिखने, तो लिगेंड का क्रम क्या रहेगा ये जरूर ध्यान रखना। हमने नाम का क्रम तो लिख दिया, अब मैं इसके सूत्र का क्रम बता रहा हूं। तो यदि हम उपसंयोजक यौगिक का सूत्र लिख रहे हैं तो धातु धनायन सबसे पहले और उसके बाद में लिखने लिगेंड। लेकिन लिगेंड किस क्रम में लिखने हैं वो ध्यान रखना है। तो लिगेंड को हम क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे? लिगेंड के प्रतीक का, लिगेंड के प्रतीक का पहला अक्षर लेकर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नामकरण या सूत्र लिखा जाता है। वर्णमाला क्रम में सूत्र लिखा जाएगा। तो वापस ध्यान रखना, अगर धातु धनायन है तो पहले लिख दीजिए, ब्रैकेट शुरू होते ही पहले आएगा धातु धनायन, उसके बाद में लिखने हैं लिगेंड। और जब हम लिगेंड लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में लिगेंड के लिखने का जो तरीका, मैं सामान्य उपसंयोजक यौगिकों की बात कर रहा हूं, सेतु लिगेंड युक्त उपसंयोजक यौगिक दिया है तो वहां पर यह क्रम बदल जाएगा, वहां आपको ध्यान रखना है। सेतु में डाइसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, उनके नाम की प्रक्रिया में अलग बताऊंगा। इसलिए हम यहां पर जितने भी बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम सामान्य संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक की बात कर रहे हैं, और उन यौगिकों के अंदर एक ही केंद्रीय परमाणु होगा। उनके नामकरण कैसे किए जाते हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अगर एक से ज्यादा केंद्रीय परमाणु है, पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो उनमें हम इन नियमों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये नियम कई जगह टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसकी चर्चा अलग बिल्कुल रखेंगे। यहां पर हम केवल ऐसे संकुल यौगिकों का नामकरण कर रहे हैं जिसमें धातु धनायन एक ही है, और एक ही धातु धनायन या केंद्रीय परमाणु है तो ब्रैकेट शुरू होते ही बड़े ब्रैकेट के बाद पहले ही M या धातु केंद्रीय परमाणु लिख दीजिए। उसके बाद में लिगेंड का क्रम कैसे निर्धारित होगा, तो लिगेंड का क्रम लिखने के लिए लिगेंड के प्रतीक का उपयोग किया जाता है, सिंबल का उपयोग किया जाता है। अब यदि लिगेंड शॉर्ट नाम के रूप में लिखा है तो भी शॉर्ट नाम के अंदर जो हमने पहला शब्द प्रतीक काम में लिया है उसी के आधार पर हम क्रम निर्धारित करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, प्लेटिनम के साथ में हम दो लिगेंड ले रहे हैं, एक तो Cl और दूसरा ले रहे हैं NH3। और अगर मैं आवेश के रूप में लिखूं, इसका 2+ है, इसका माइनस है, इस पर कोई आवेश नहीं, आवेश का में कोई मतलब नहीं। अगर मैं यहां पर इससे संकुल बनाता हूं तो आपको बड़े कोष्टक में सबसे पहले केंद्रीय परमाणु में ग्राही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का काम करने वाला जो परमाणु है उसी को केंद्रीय परमाणु कहेंगे। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु लिख देंगे। उसके बाद में हमारे पास में बचे दो लिगेंड। अगर हेट्रोलेप्टिक
संकुल है तो उसमें लिगेंड 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उनका क्रम कैसे डिसाइड करेंगे, अब आप प्रतीक चेक करेंगे। पहले हमने नाम में लिगेंड के नाम का क्रम लिया और सूत्र में लिगेंड के प्रतीक का पहला अक्षर लिया। तो यहां पर हम इसका निर्धारण करने के लिए इसका प्रतीक का पहला अक्षर है C, इसके प्रतीक का पहला अक्षर है N। तो यहां पर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में C पहले आता है, N बाद में। तो यहां पर हम Cl2 पहले लिखेंगे, NH3 उसके बाद में लिख करके संकुल को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर लिगेंड लिखने का क्रम कैसे आया, लिगेंड लिखने का क्रम लिगेंड के प्रतीक के अक्षर के रूप में किया गया है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि लिगेंड जो दिए गए हैं दोनों के पहले अक्षर एक जैसे हो जाएं, तो कौन से का नाम पहले लिखेंगे, कौन से का बाद में, या कि पहले हम कौन सा लिगेंड धातु के पास लिखेंगे, कौन सा धातु से दूर लिखेंगे, तो उसमें आपको वापस ध्यान रखना है। यहां पर भी C है, यहां पर भी C। तो अगर एकल परमाणविक लिगेंड दिया गया है और दूसरा बहु परमाणविक लिगेंड दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में एकल परमाणविक लिगेंड पहले लिखेंगे और बहु परमाणविक लिगेंड है ये बाद में लिखा जाएगा। अर्थात यदि मैं इनको दोनों को मिला के संकुल बनाऊं तो आपको M के बाद में पहले क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे जो भी संख्या है, दूसरे नंबर पर Cn लिखेंगे इसकी जो भी संख्या है, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। तो ध्यान रखना है, यदि पहला अक्षर समान है और दिए गए संकुल के अंदर एकल परमाणविक और बहु परमाणविक लिगेंड दिए गए हैं, तो पहले अक्षर का एकल परमाणविक लिगेंड है उसको पहले लिखना है, बहु परमाणविक लिगेंड है तो उसको बाद में लिखना है। अब यदि कार्बनिक लिगेंड दिया गया है और उसमें भी सूत्र काम में ले रहे हैं, तब भी हमें यही तरीका काम में लेना है। इसलिए कोशिश करें कि दाता परमाणु को पहले लिखें और बाकी परमाणुओं को बाद में लिखा जाए। तो इसके क्रम निर्धारण में आपको अगर H2O इस रूप में धातु के बाद दिया गया है, ठीक है, तो आपको H के आधार पर क्रम निर्धारित करना है। वैसे ये लिखने का तरीका सही नहीं माना जाता। सही तरीका है आप O पहले लिखें, H2 बाद में लिख के ब्रैकेट के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। चूंकि हम सामान्य रूप से H2O के रूप में लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी H2O के रूप में लिख देते हैं, लेकिन H2O के रूप में लिखें तो क्रम का निर्धारण H के आधार पर होगा, और यदि OH2 के रूप में लिखा है तो यहाँ पर क्रम का निर्धारण किससे होगा, O से होगा। तो इस तरीके को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी जगह कोई भी कार्बनिक यौगिक के रूप में जैसे ये दिया गया है CH3NH2 दिया गया है, तो क्रम निर्धारित करते समय C से हम क्रम निर्धारित करेंगे, क्योंकि लिखने का तरीका यही है। इसमें दाता परमाणु लिगेंड की तरफ या धातु धनायन की तरफ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्रम निर्धारण किससे करेंगे, C से करेंगे। और यदि मैं N इधर लिख के प्रदर्शित करता हूं तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं NH2CH3, तब आपको क्रम निर्धारण किससे करना है, N से करना है। तो जिस रूप में सूत्र लिखा है उसी सूत्र में जो प्रतीक दिया गया है उस प्रतीक के पहले अक्षर के आधार पर क्रम निर्धारित होगा। और बहु परमाणविक हैं दोनों लिगेंड, तो ऐसी स्थिति में पहला परमाणु समान है तो दूसरे की तुलना कर दीजिए, दूसरे भी समान, सेकंड और फर्स्ट दोनों समान है तो थर्ड से तुलना कर दीजिए। उसमें जो भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आ रहा है उसको लिगेंड धातु के पहले लिखेंगे लिगेंड को, और बाकी लिगेंड उसके क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं। और तो आप ध्यान रखेंगे संकुल यौगिक के अंदर सूत्र बनाते समय धातु के बाद लिगेंडों को उनके प्रतीकों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है, चाहे प्रतीकों को शॉर्ट अक्षरों में भी लिखा जाए। जैसे यदि मैं EN के रूप में इथिलीन डाइएमीन को प्रदर्शित करता हूं, ऑक्जेलेटो को OX के रूप में लिखता हूं, पिरिडीन को मैं PY के रूप में लिखता हूं, डाईपिरिडिल को DPV के रूप में लिखता हूं, या DMG के रूप में कोई भी लिगेंड दिया गया है डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिम, या EDTA लिगेंड के रूप में दे रखा है। पहली चीज तो इन सभी में ध्यान रखना है, संकुलों के जो भी एब्रीविएशन हम काम में ले रहे हैं या सूक्ष्म नाम जो काम में ले रहे हैं उनको छोटी ABCD में लिखना है, पहली शर्त है। दूसरी, इन छोटी ABCD में लिखे जो भी संकुल आयनों या लिगेंडों के नाम हैं उन लिगेंडों के नाम में क्रम का निर्धारण इसकी प्रतीकों से किया जाता है। और प्रतीक में हमने सूक्ष्म में इथाइलिन डाइअमीन की जगह क्या काम में लिया, EN, तो वहां लिगेंड का क्रम निर्धारित करते समय लिखने का नहीं,
इसके सूत्र का क्रम निर्धारित करते समय हम ई के आधार पर इसकी जगह रखेंगे कि इसको किस क्रम में रखा गया। ऐसे ही OX को O के आधार पर, PY को P के आधार पर, चूंकि ये डाइपीरिडाइल है तो ऐसी स्थिति में इसको D के आधार पर क्रम निर्धारित करेंगे क्योंकि इसका प्रतीक D5V ही लिखा जाता है। ऐसे ही DMG में D का उपयोग करेंगे, EDTA लिखा तो E का उपयोग करेंगे और इसी तरीके से जो भी एब्रीविएशन लिए हैं उनको उसी क्रम में हम नाम लिखकर प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही ऑक्सिलेटो की जगह अगर आप सूत्र ये काम में ले रहे हैं C2O4 तो ऐसी स्थिति में क्रम निर्धारण किससे होगा? C से। शॉर्ट में लिख रहे हैं OX तो क्रम निर्धारण किससे होगा? O से होगा। तो इस तरीके से जो भी लिगेंड दिए जाते हैं उन लिगेंडों के प्रतीकों के पहले अक्षर के आधार पर धातु के बाद में या केंद्रीय परमाणु के बाद में लिगेंडों को उनके प्रतीकों के पहले अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखकर उनके सूत्र निर्मित किए जाते हैं। और लास्ट में हम एक चीज और मैं बता देता हूं कि इनके अलावा भी कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जैसे लिगेंड भी एक से ज्यादा होंगे तो भी इनके अंदर इनके संख्यात्मक पूर्व लग्न है उनका उपयोग कभी भी कहाँ नहीं करना है, उनका इनके चिन्ह प्रतीक लिखते समय कहीं उपयोग नहीं करना। जैसे Cl यहाँ पर 2 है तो आपको डाई का D काम में नहीं लेना, केवल Cl का प्रतीक लेना है। तो उसी तरीके से नाम लिखते समय अब डाई का D कहीं काम नहीं आएगा, अब केवल क्या आएगा? प्रतीक क्या है लिगेंड का, उस प्रतीक का नाम क्या है और नाम का पहला अक्षर क्या है वो संकुल के नामकरण के अंदर प्रयुक्त किया जाएगा। सूत्र में प्रतीक काम में लिए जाएंगे और नामकरण में लिगेंड का नाम का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम निर्धारित किया जाता है। और अब यदि संकुल आयन बन जाता है जिसमें धातु है, लिगेंड है और संकुल आयन के ऊपर अगर आवेश दिया गया है तो आवेश लिखने का तरीका क्या है? आवेश लिखते समय संख्या पहले लिखनी है और चिन्ह बाद में लिखना। जैसे 3 प्लस का आवेश है तो 3 पहले लिखेंगे, प्लस बाद में लिखेंगे। अगर संकुल आयन है तो, उदासीन है तो आवेश उदासीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखते समय और सामान्य रूप से हम IUPAC के अनुसार यदि कोई भी धातु का आयन का प्रतीक भी लिखें तो आपको अंक पहले और चिन्ह बाद में लिखना है, अंक पहले और चिन्ह बाद में लिखना है। O लिख रहे हैं तो 2 माइनस में 2 पहले लिखना है, माइनस चिन्ह उसके बाद में लिखना है। तो इस आधार पर ही हमेशा आयन लिखे जाते हैं। तो संकुल आयन पर आवेश भी संख्या पहले और आवेश बाद में लिख करके प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रारंभिक प्रक्रिया ली। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लिगेंडों का नामकरण कैसे किया जाता है, लिगेंड कितने प्रकार के हैं, कौन से प्रकार के लिगेंड को किस तरीके से नामांकित या नामकरण किया जाता है वो प्रक्रिया लेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं काफ़ी एग्जाम्पल्स लेके प्रदर्शित करूंगा कि इनमें यौगिकों के नाम कैसे लिखे जाते हैं। थैंक यू सो मच।